हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो मैं बात कर रहा था ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन में इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। आज मैं मेनली बात करने वाला हूँ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या है मैंने बता दिया था। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को हम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस और स्ट्रक्चरल सीक्वेंस। ठीक, रेगुलेटरी सीक्वेंस हमारा कहलाता है प्रमोटर, और स्ट्रक्चरल सीक्वेंस जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए, कोई भी आरएनए बनना डीएनए से हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक प्रमोटर की। तो जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर होता है उसमें मेनली टू टाइप के सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में मेनली टू टाइप के सीक्वेंस हैं, एक -10 सीक्वेंस होता है, एक -35 सीक्वेंस होता है। -10 सीक्वेंस और -35 सीक्वेंस। ठीक, तो जो -10 सीक्वेंस होता है इसको ही हम लोग क्या कह देते हैं, टाटा बॉक्स कह देते हैं। ठीक, एक 35 सीक्वेंस हो गया। तो आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज है, डिफरेंट टाइप की सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी सब यूनिट है मैं एक बार बता दे रहा हूं, हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अल्फा सब यूनिट, 2 अल्फा सब यूनिट, ओमेगा सब यूनिट, सिग्मा सब यूनिट एंड बीटा और बीटा प्राइम सब यूनिट। इतनी सारी सब यूनिट्स मिलकर प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बनाती। प्रोकैरियोट में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो जो प्रमोटर है उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज की सिग्मा सब यूनिट। आरएनए पॉलीमरेज की सिग्मा सब यूनिट प्रमोटर को रिकॉग्नाइज बात कर। अगर मैं ई कोलाई की सिग्मा सब यूनिट की बात करूं तो ई कोलाई में एक सिग्मा 70, डिफरेंट टाइप के सिग्मा सब यूनिट होती है। तो ई कोलाई का जो सिग्मा सब यूनिट है उसको हम सिग्मा 70 कहते हैं। उसमें उसका जो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक पूरा सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड का, उसको हम डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो आपने पहले प्रीवियस में सुना होगा कि अल्फा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस रिकॉग्नाइज द -35 सीक्वेंस, बट लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या वाटसन के अकॉर्डिंग, वाटसन की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक है लेटेस्ट बुक, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्मा का 4th सब यूनिट और 2, ये जो सिग्मा सब यूनिट है इसका 4th रीजन एंड 2 रीजन, ये दोनों ही प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं। 2 वाला रीजन रिकॉग्नाइज करता है हमारा -10 सीक्वेंसेस को, और 4 रीजन करता है -35 सीक्वेंस को। ठीक, तो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम है मेनली सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ई कोलाई में सिग्मा 70। अब देखिए, और इसमें स्पेसिफाई किया जाए, अगर आप CSIR JRF की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए कौन सा सीक्वेंस, यानी सिग्मा सब यूनिट का 2 रीजन रिकॉग्नाइज करता है -10 सीक्वेंस को, 4th रीजन रिकॉग्नाइज करता है -35 सीक्वेंस को। अब देखिए ये जो रिकॉग्निशन है भाई, ये क्या है, हमारा पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन। ठीक, ये हमारा डीएनए है। तो जो रिकॉग्निशन है, ये इंटरेक्शन है, कौन से होंगे, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। भैया ये प्रोटीन है, प्रोटीन डीएनए से बाइंड कर रही है, तो प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन नहीं होगा तो कैसे बाइंडिंग होगी। तो ये जो इंटरेक्शन है ये हमारा डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। तो इस डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू ये हमारी सब यूनिट जाकर -10 सीक्वेंस से बाइंड कर जाती है। ठीक, अब हम इसमें बात आगे करते हैं कि हमारे -10 सीक्वेंस क्या है। ठीक, तो ये जो -10 सीक्वेंस है, -10 सीक्वेंस जिसको कि हमने क्या कहा, टाटा बॉक्स का, इसको फर्स्ट टाइम देखा था प्रिब्नो साइंटिस्ट ने, उसके बेसिस पर इसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहा जाता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक टाटा बॉक्स है उसको हम लोग प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं। ठीक, इस टाटा बॉक्स में 6 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ एक कंसेंसस सीक्वेंस पाया जाता है। सॉरी, 5' टू अगर 3' देखा जाए तो वो सीक्वेंस क्या है, टी ए। अब यहाँ पर ए या टी हो सकता है, फिर यहाँ पर हमारा टी होगा। ये 6 न्यूक्लियोटाइड का एक कंसेंसस सीक्वेंस, देखिए बात सुनिए, कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस पाया जाता है। मतलब ये है कि किसी भी प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, ये इसेंशियल है, टाटा बॉक्स में यही सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। यानी ये सीक्वेंस हमारा क्या कहलाया, कंसेंसस सीक्वेंस और कंजर्व सीक्वेंस।
तो कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस वो होता है जो उस ऑर्गेनिज्म के किसी भी स्पीसीज में प्रेजेंट है। तो कोई भी प्रोकैरियोट्स है उनके प्रमोटर में ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। क्लियर? क्लियर। इसके अलावा देखिए इस टाटा बॉक्स का जो टाटा सीक्वेंस है इसकी कुछ और खासियत की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो सीक्वेंस है अगर मैं इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखूं, TA मैं सपोज मान लेता हूं यहाँ पर A है हमारा AT, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा 3 प्राइम से क्या हो जाएगा ATA TTA, ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स का। ये अरेंजमेंट, ये जो सिमेट्री है यहाँ पर क्रूसीफॉर्म सिमेट्री होती है। क्रूसीफॉर्म सिमेट्री का मतलब होता है कि डायगोनली जो सीक्वेंस होंगे वो सेम प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं इतना सीक्वेंस देख लें, ये सीक्वेंस देखिए यहाँ पर जो डायगोनल अरेंजमेंट है वो न्यूक्लियोटाइड का डायगोनली सेम न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ बात करो, यहाँ A है तो यहाँ पर A है, यहाँ T है डायगोनल इसके T है, इसके डायगोनल T है तो इसके डायगोनल A है, ठीक। तो डायगोनल अरेंजमेंट न्यूक्लियोटाइड्स का सेम है। डायगोनल अरेंजमेंट क्या है यहाँ भी देख लीजिए, ये T है तो ये हमारा A है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का डायगोनल अरेंजमेंट, डायगोनली सेम टाइप के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक। तो इस टाइप का अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये कहलाता है हमारा क्रूसीफॉर्म सिमेट्री। तो जो हमारा टाटा बॉक्स होता है उसमें क्या पाई जाती है, क्रूसीफॉर्म सिमेट्री पाई जाती है, ठीक। क्लियर? दूसरी चीज जो टाटा बॉक्स होता है उसका सीक्वेंस कहलाता है हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस को और हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक। देखिए बचपन में हम लोग एक आपस में पहेलियां पूछते होंगे, भैया उल्टा सीधा एक समान, ऐसा कोई नाम बताइए तो उल्टा सीधा एक समान हो और ना पाई लगे डंडा। ऐसा बचपन में पूछा हो तुमने? मैंने, हमारे टाइम पे तो पूछा जाता था, आप लोगों के टाइम का नहीं भरोसा हमको, ठीक। तो ऐसे ही ये जो सीक्वेंस है हमारा टाटा बॉक्स का, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इसको फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन से पढ़ने पर सेम ही आता है। जैसे अगर मैं मान लूं ये हमारा फॉरवर्ड सीक्वेंस है और ये हमारा रिवर्स सीक्वेंस है, ठीक। तो जैसे TAA अगर इसको भी पढ़े, देखिए फॉरवर्ड पढ़िए TATAT, तो अब इधर से पढ़िए TATAT, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स पढ़ने से सेम टाइप का सीक्वेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं जो फॉरवर्ड और रिवर्स पढ़ने से, आगे और पीछे से पढ़ने से एक तरीके के होते हैं, उन सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर्टी है टाटा बॉक्स की कि टाटा बॉक्स का सीक्वेंस में एक तो क्रूसीफॉर्म सिमेट्री होगी, पैलिंड्रोमिक होगा, दूसरा ये सीक्वेंस AT रिच सीक्वेंस है, ठीक। अब सीक्वेंस का AT रिच होने से फायदा क्या है कि DNA फर्स्ट टाइम यहीं से अनवाइंड होता है, यहीं से मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक। यानी DNA की एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले अनवाइंडिंग और मेल्टिंग कहां से होगी, तो टाटा बॉक्स से, ठीक। और ये जो मेल्टिंग है ये प्री ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है। कैसा इवेंट है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, प्री ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट। और हम इसको कह सकते हैं ये हमारा प्रिपेरेटरी फेज है कि भैया हमारा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ट्रांसक्रिप्शन के लिए तैयार हो रही है। तो कैसा है, हमारा प्रिपेरेटरी इवेंट है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो DNA की अनवाइंडिंग है हमारी टाटा बॉक्स पे वो कैसी है, एक तो प्री ट्रांसक्रिप्शनल या प्रिपेरेटरी इवेंट है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रिपरेशन हो रही है, तैयारी चल रही है, उसका पार्ट है, ठीक है। शादी का पार्ट नहीं है, शादी से पहले की तैयारियों का पार्ट है ये, ठीक। तो वही है, ये प्री वेडिंग शूट है एक तरह से, ठीक। तो प्री ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट या प्रिपेरेटरी इवेंट है हमारा, ठीक। अब देखिए AT रिच सीक्वेंस है। AT रिच सीक्वेंस होने का फायदा है कि यहां से इजी अनवाइंडिंग हो जा रही है। अगर ये सीक्वेंस AT रिच नहीं होता तो इजी अनवाइंडिंग नहीं होती, और ऐसा देखा गया है अगर इस सीक्वेंस को AT रिच सीक्वेंस को कन्वर्ट कर दिया जाए, म्यूटेट कर दिया जाए GC सीक्वेंस के द्वारा, तो DNA यहां से अनवाइंड नहीं होगा और ट्रांसक्रिप्शन हमारा हाल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक। अब ये तो बात हो गई हमारी टाटा बॉक्स के बारे में। दूसरा सीक्वेंस है जो हमारा, अब हम बात कर लेते हैं -35 सीक्वेंस की।
ठीक, एक दूसरा सीक्वेंस है हमारा -35 सीक्वेंस। तो -35 सीक्वेंस को सिग्मा सब यूनिट का सिग्मा 70 का 4th रीजन रिकॉग्नाइज करेगा। तो -35 सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करता है माइनस सिग्मा 70 यूनिट का 4th रीजन। दूसरी बात, ये पूरे आरएनए पॉलीमरेज को असेंबली साइट प्रोवाइड कराता है। ठीक, मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है डिफरेंट टाइप की सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो उन सारी सब यूनिट की असेंबली कहां पर हो रही है? -35 सीक्वेंस की। तो ये असेंबली एरिया प्रोवाइड कराता है, स्पेस प्रोवाइड कराता है, जिससे सारी सब यूनिट वहां आकर बाइंड कर जाए। तो रिकॉग्निशन का काम है हमारा सिग्मा सब यूनिट का। उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज -35 सीक्वेंस को पहले हमारा ये सिग्मा 70, उसके बाद अल्फा सब यूनिट भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, फिर बाकी सारी सब यूनिट आपस में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की सारी सब यूनिट्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है और सारी सब यूनिट वहां पर आकर असेंबल हो जाती है। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारी दो सीक्वेंसेस हैं हमारे। अब देखिए जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है या जो प्रमोटर है, प्रमोटर की एक्टिविटी को अप एंड डाउन किया जाता है। द एक्टिविटी ऑफ प्रमोटर कैन बी अप एंड डाउन। कैसे अप एंड डाउन कर सकते हैं? जो -10 सीक्वेंस है और -35 सीक्वेंस है, अगर इसके सीक्वेंस को म्यूटेट कर दिया जाए किसी दूसरे सीक्वेंस के द्वारा, तो हमारी जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है उसको अप एंड डाउन किया जा सकता है। जैसे अगर मैं टाटा बॉक्स के ET रिच सीक्वेंस को GC रिच सीक्वेंस से म्यूटेट कर दूं, तो हमारा टाटा बॉक्स कैसा हो जाएगा? डाउन, सॉरी, प्रमोटर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ठीक, अब और दूसरी अप एंड डाउन की जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है वो हिस्टोन फ्री होती है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज हिस्टोन फ्री। मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हमने पढ़ा होगा यूकैरियोट्स का जो DNA होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के द्वारा रैप और एक न्यूक्लियोसोम लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ठीक, न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। यानी प्रोकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हिस्टोन फ्री है, यानी आरएनए पॉलीमरेज इजी बाइंड हो सकता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आर हिस्टोन फ्री। मतलब ऑल द जीन्स आर एसेसिबल फॉर आरएनए पॉलीमरेज, यानी प्रोकैरियोट्स में सभी जीन से आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर सकता है। ठीक, दूसरी बात, तीसरी प्रॉपर्टी है जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आर कोऑर्डिनेटेड। कैसी हैं? कोऑर्डिनेटेड हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड का आपने देखिए एग्जांपल इसका सुना होगा, जो इसी के बेसिस पर जैकब एंड मोनोड ने ओपेरॉन मॉडल दिया था। ठीक है, ये ओपेरॉन मॉडल किसके लिए है? कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का। कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का मतलब ये है कि एक रेगुलेटर सीक्वेंस के द्वारा कई सारे जीन्स कंट्रोल हो रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के मतलब है, जैसे सपोज ये कोई प्रमोटर है, ये कोई एक प्रमोटर है, ये कोई प्रमोटर सीक्वेंस है। ठीक, ये हमारा क्या है? प्रमोटर। प्रमोटर को हम P से, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो गया। यानी यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है इसमें कई सारे जीन है। यानी मानने सब ये X है, ये Y है, ये Z है, ये कोई और, मतलब बहुत सारे जीन। यानी कोई एक प्रमोटर कई सारे जीन्स को कंट्रोल करे, कई सारे जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करे, तो इस तरह की जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है वो कोऑर्डिनेटेड कहलाती है। तो प्रोकैरियोट्स में मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होती हैं? कोऑर्डिनेटेड होती है। प्रोकैरियोट के केस में मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कोऑर्डिनेटेड होते हैं। आपने ओपेरॉन मॉडल, हम आगे बात भी करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आप एक डिफरेंट टाइप के ओपेरॉन मॉडल है। बस हमें यहाँ पे समझना है कि कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या है। कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का मतलब है एक प्रमोटर से कई सारे जीन का ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल हो रहा है। ठीक, ये हमारा कोऑर्डिनेट। तो प्रोकैरियोट की मोस्टली ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कोऑर्डिनेटेड होती हैं। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती हैं, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के बाद, इसके ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA बनेगा, उस mRNA में देखिए डिफरेंट टाइप के जीन होंगे। इसका सीक्वेंस भी होगा, इसका सीक्वेंस भी होगा, इसका